क्या आप जानते हैं अब ऐसा समय आ रहा है कि किसी पर भरोसा करना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। एक ऐसी घटना जिसमें दो परिवारों की किस्मत अलग अलग तरीके से लिखी थी। एक की किस्मत बस ठीक ठाक और दूसरे की बहुत बहुत बुरी। क्या इंसान के अंदर अब प्रेम भाव और दया की भावना बिल्कुल भी नहीं बचा? ये कहानी सुनने के बाद शायद हर कोई अपने रिलेटिव के घर जाने से पहले 100 बार सोचेगा। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं बाकले फैमिली केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक के एक डिस्ट्रिक्ट गदग से। यही चन्नम्मा सर्कल के पास एक एरिया है दसर ओनी। यहीं पर एक परिवार रहा करता था, बाकले परिवार। इसमें थे प्रकाश बाकले, इनकी पत्नी सुनंदा बाकले और एक बेटा कार्तिक बाकले। ये परिवार काफ़ी संपन्न था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। प्रकाश बाकले गदग बेटगिरी सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे। इनकी वाइफ सुनंदा भी यहीं पर काम करती थी। इन्होंने काफ़ी ज़मीन जायदाद भी बना रखा था, पैसे रुपए भी बहुत थे। इलाके में भी परिवार का रुतबा था। वैसे ये लोग 2 मंजिला के मकान में रहते थे। 17 अप्रैल 2024 इस दिन बेटे कार्तिक की सगाई होती है। घर पर ढेर सारे मेहमान वगैरह भी आए हुए थे, रिश्तेदार, दोस्त, जानने वाले। काफ़ी धूमधाम से ये एंगेजमेंट वाला प्रोग्राम होता है। सभी लोग बहुत खुश थे। सगाई की रस्म पूरी करने के बाद धीरे धीरे रिश्तेदार अपने अपने घर पर लौटते हैं। 17 अप्रैल की शाम तक काफ़ी सारे लोग चले भी गए। जो लोग थोड़े दूर के थे वो बाकले परिवार के घर पर ही रुकते हैं। 18 अप्रैल की सुबह हुई तो ये लोग भी जाते हैं। धीरे धीरे करके घर में बस एक रिश्तेदार का परिवार रह गया, हदीमनी परिवार। इसमें थे परशुराम हदीमनी, इनकी पत्नी लक्ष्मी हदीमनी और 16-17 साल की बेटी आकांक्षा हदीमनी। तो 18 अप्रैल की शाम तक घर में रह गए 3 लोग हदीमनी परिवार से और 3 लोग बाकले परिवार के थे ही, तो टोटल 6 लोग। हादीमनी परिवार भी आज ही निकल जाते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से इन्हें बाकले परिवार के घर पर ही रुकना पड़ता है। रात में सभी लोगों ने डिनर वगैरह किया और अपने अपने रूम में चले गए सोने के लिए। हादीमनी परिवार के तीनों लोग फर्स्ट फ्लोर के रूम में सोने के लिए चले गए, वहीं बाकले परिवार के लोग ग्राउंड फ्लोर पर थे। ग्राउंड फ्लोर के एक रूम में प्रकाश बाकले और इनकी पत्नी सुनंदा सो रहे थे और दूसरे रूम में इनके बेटे कार्तिक थे। अब समय होता है 18 अप्रैल 2024 के आधी रात का, या कहें तो 19 अप्रैल की तारीख शुरू हो चुकी थी। रात में 2 सवा 2 बज रहे होंगे। सभी लोग अपने अपने रूम में सो रहे थे। इसी बीच प्रकाश बाकले उठते हैं क्योंकि इन्हें वॉशरूम जाना था। इन्होंने सुनंदा को बताया कि वॉशरूम जा रहे हैं, अभी आते हैं। इससे सुनंदा की भी नींद खुल जाती है। अब दोनों पति पत्नी जग चुके थे। तभी अचानक से दोनों को ही कुछ आहट सुनाई देती है, जैसे कि कई सारे लोग एक साथ चल रहे हों। उनके पैरों की आवाज़ थी। अचानक से जोर की चीखने चिल्लाने की आवाज़ घर में गूंजने लगी। प्रकाश बाकले और इनकी वाइफ सुनंदा ये सुनते ही घबरा जाते हैं। इनके रूम का दरवाज़ा बस केवल भिड़काया हुआ था, कोई सिटकुनी वगैरह नहीं लगी थी, कोई लॉक नहीं था। पता नहीं इनके दिमाग में ऐसा क्या आया कि अपने रूम से निकलकर बाहर देखने नहीं गए कि शोर क्यों हो रहा है, बल्कि इन्होंने अपने रूम के दरवाजे को अच्छे से बंद कर दिया, लॉक कर दिया, सिटकुनी वगैरह सब कुछ लगा दी। कुछ देर के बाद वो शोर शांति में बदल गया। घर में अचानक से फिर से सन्नाटा छा जाता है। अब वो पैरों की आवाज़ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सुनाई देती है। ये काफ़ी सारे लोग लग रहे थे। वो लोग नीचे आए और प्रकाश सुनंदा के रूम का दरवाज़ा खटखटाने लगे। इससे पति पत्नी बहुत डर जाते हैं और जोर जोर से पड़ोसियों को चिल्लाकर बुलाने लगे, मदद मांगने लगे। इनकी आवाज़ से दरवाज़ा खटखटाने वाले लोग और भी जोर से दरवाज़ा पीटने लगे, ये तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। अब जो भी लोग दरवाज़ा पीट रहे थे वो यहाँ से भाग गए। प्रकाश और सुनंदा की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोगों को अजीब लगा। ये लोग भी अपने अपने घरों से बाहर निकले कि हुआ क्या है। प्रकाश बाकले ने इसी वक्त गदग टाउन पुलिस स्टेशन में कॉल लगा दिया। उन्हें सारी चीज़ें बताएं कि घर में ऐसे ऐसे हुआ है। ढेर सारे लोगों की घर में चलने की आवाज़ आ रही थी। फिर अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। जब वो शोर शांत हुआ तो उनके रूम का दरवाज़ा लोग पीटने लगे। ये सुनते ही पुलिस भी तुरंत हरकत में आती है। सोचा कि घर में चोर बदमाश घुसे होंगे। पुलिस फौरन बाकले परिवार के घर पर पहुंचती है। कुछ पड़ोसी भी पुलिस के साथ अंदर आए। घर के अंदर चारों तरफ अंधेरा था। घर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ था। पुलिस वाले अंदर गए, आवाज़ दिया, पूछा कि क्या किसी ने पुलिस को कॉल किया था, ये आ चुके हैं। ये सुनते ही प्रकाश ने भी आवाज़ दिया रूम के अंदर से। ये और इनकी पत्नी काफ़ी डरे हुए थे। आवाज़ सुनकर पुलिस उनके रूम के पास गई, उन्हें दिलासा दिया कि पुलिस आ चुकी है, दरवाज़ा खोलिए। इसके बाद प्रकाश और सुनंदा दरवाज़ा खोलते हैं, रूम से बाहर आते हैं। पुलिस से थोड़ी बातचीत की। घर में पूरा अंधेरा था, लाइट ऑन किया जाता है। ग्राउंड फ्लोर को पुलिस अच्छे से चेक करती है। फिर ये लोग फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। वहाँ पर भी सब कुछ चेक किया गया। फर्स्ट फ्लोर की हालत काफ़ी अस्त व्यस्त थी। वहाँ फर्श पर जूतों के निशान काफ़ी सारे थे, जैसे कि रक्त में जूते भीगे हुए हों फिर उनसे चला गया हो। ये जूतों के निशान एक रूम से निकलकर ग्राउंड फ्लोर की ओर जा रहे थे, सीढ़ियों से होते हुए।
अब पुलिस फर्स्ट फ्लोर के रूम में गई जहां से जूतों वाले रक्त के निशान शुरू हुए थे। जैसे ही ये लोग अंदर आए सभी लोगों की जैसे रूह कांप जाती है, पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रूम में 4 लोगों के शव रक्त में पूरी तरह से भीगे हुए पड़े थे। बेड पर 3 लोगों के शव थे, हादिमानी फैमिली के तीनों लोग, परशुराम, लक्ष्मी और आकांक्षा। फर्श पर एक शव था बाकले फैमिली से, जो थे कार्तिक बाकले। वैसे पिछले ही दिन कार्तिक की सगाई हुई थी, कुछ दिन में शादी भी हो जाती, मगर ये यहाँ पर मृत पड़े हुए थे। सभी लोगों के ऊपर तेजधार हथियारों के निशान मिले, मारपीट के भी निशान थे। बहुत बुरी तरीके से हमले किए गए थे इन लोगों के ऊपर। सुबह होते होते पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया मौके पे। गदक टाउन पुलिस स्टेशन में सेक्शन 396 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम भी सैंपल्स इकट्ठा करती है। आखिर वो कातिल घर में एंटर कैसे हुए थे, प्रवेश कैसे किए थे। घर का मेन दरवाजा बिल्कुल सही सलामत था। बाहर से कातिल अगर इस दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करते तो ये दरवाजा अंदर से लॉक था। कातिलों ने बाहर से दरवाजे को नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसे अंदर से ही खोला गया होगा। ऐसे ही पुलिस घर के अंदर आने वाले जितने भी दरवाजे थे, खिड़की वगैरह थे, सभी को चेक करने लगी। ढूंढते ढूंढते मिला कि जिस कमरे में हादिमानी फैमिली सो रही थी उस कमरे में एक खिड़की थी। उसमें कोई भी ग्रिल नहीं लगा था, बस एक फ्रेम था जहां पर कांच लगे हुए थे और एक खिड़की खुली हुई थी। ऐसे पुलिस ने सोचा कि यहीं से कातिल अंदर आ सकते हैं। ये खिड़की घर की एक साइड खुलती थी, उस साइड एक पतली सी गली भी थी, वहां से नाला भी बहता था। अब पुलिस इस साइड वाले गली में जाती है, वहां पर चेक किया जाता है। यहाँ दीवार पर धूल मिट्टी लगे हुए जूतों के निशान पाए गए। यहीं एसी की आउटर यूनिट भी लगी हुई थी। ग्राउंड फ्लोर की एक खिड़की भी यहीं पर खुलती थी। यहाँ से एक आदमी आसानी से फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ सकता है, उस रूम में जा सकता है। इसी साइड से कातिल घर में एंटर किए होंगे। यहीं पर एक नाला भी था, उसमें से एक चाकू पड़ा हुआ मिलता है। ध्यान से देखने पर इस पर कुछ जमे हुए रक्त के अंश पाए गए। लगा कि कातिलों ने कत्ल करने के बाद चाकू यहीं पर फेंक दिया। अब पुलिस को कत्ल में यूज किया गया वेपन भी मिल चुका था। लगा कि ये लूटपाट का केस है, इसीलिए ही बदमाशों ने कत्ल किया होगा। आईपीसी सेक्शन 396 में यही चीज आती है। मगर घर से कोई भी सामान गायब नहीं था। सारे कैश, गहने, कीमती चीजें सभी अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। मृतक महिलाओं ने भी कुछ गहने पहने हुए थे, उनके जेवर भी सही सलामत थे, कुछ भी गायब नहीं था। कातिलों का बस यही मोटिव रहा होगा कि इस परिवार को खत्म करना है। पुलिस इस बात से भी थोड़ी कंफ्यूज थी कि वो लोग हादिमानी परिवार को मारने के लिए आए थे या फिर बाकले परिवार को, क्योंकि कातिलों ने सीधे हादिमानी परिवार पर ही हमले किए थे, बाकले परिवार के घर में। मृतक कार्तिक बाकले फैमिली से था। घर के मुखिया प्रकाश बाकले और इनकी वाइफ काफी डरे हुए थे और दुखी भी थे। इनके रिश्तेदार का कत्ल हो गया, साथ में खुद के बेटे का भी कत्ल हो गया। सारा पंचनामा करने के बाद पुलिस चारों शवों को GIMS हॉस्पिटल भिजवा देती है पोस्टमार्टम करने के लिए। वैसे ये परिवार बहुत सीधा साधा था, इज्जतदार लोग थे, सोशल वर्कर भी थे। आखिर इनकी किससे दुश्मनी हो सकती है। पुलिस घर के मुखिया से उनके फैमिली बैकग्राउंड और काम धंधों के बारे में पूछती है, सारी डिटेल्स लेती है, शायद यहाँ से कोई सुराग मिल जाए। पता चला कि प्रकाश बाकले ने 2 शादियां की हुई थीं। इनकी पहली शादी 1990 के आसपास रुक्मणी नामक एक महिला से हुई थी, लेकिन 1995 में किसी कारणवश रुक्मणी की मृत्यु हो जाती है। प्रकाश और रुक्मणी के कुछ बच्चे भी थे। इतनी सी उम्र में ही माँ की मृत्यु हो गई। बच्चों के ऊपर से माँ का सहारा चला गया। अब इनका ध्यान कैसे रखेंगे। रिलेटिव्स और शुभ चिंतकों ने प्रकाश को सलाह दिया कि तुम दूसरी शादी कर लो, बच्चों को माँ का सहारा मिलेगा और तुम्हारी भी आगे की जिंदगी ठीक रहेगी। प्रकाश ने लोगों की बात मान ली और सुनंदा नामक महिला से शादी कर ली। 1997 में प्रकाश और सुनंदा का एक बेटा भी हुआ, कार्तिक। प्रकाश की पहली पत्नी से भी कुछ बच्चे थे। सभी लोग इसी घर पर साथ में रहते थे। अब चाहे वो पिता प्रकाश हों या सौतेली माँ सुनंदा, इन्होंने अपने किसी भी बच्चे में कोई भेदभाव नहीं किया। सबको बराबर प्रेम करते थे। पिता ने सबको अच्छे से पढ़ाया लिखाया, सभी बच्चे इनके लिए बराबर थे। प्रकाश ने खूब सारी प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद भी बना ली थी। वैसे ही बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए। सबसे बड़े बेटे थे विनायक बाकले, जो पहली पत्नी से थे। इनकी शादी हो चुकी थी और एक बेटी भी थी इनकी। दूसरे बेटे थे दत्तरेया बाकले, इनकी भी शादी हो चुकी थी। प्रकाश बाकले की एक बेटी भी थी, उसकी भी शादी इन्होंने करा दी। अब बचे थे तो दूसरी पत्नी सुनंदा से जन्मे कार्तिक बाकले। 17 अप्रैल 2024 को यानी कत्ल से एक दिन पहले इनकी भी सगाई हो चुकी थी। जल्द ही शादी भी होने वाली थी, पर इनका कत्ल हो जाता है। तो इस तरह से लगभग सभी बच्चे अपना अपना सेटल हो चुके थे। पिता ने अपनी प्रॉपर्टी जायदाद भी सभी बच्चों के नाम कर दी, बराबर बराबर। अब घटना वाले दिन यानी 19 अप्रैल की बात करें तो पुलिस ने घर के आसपास लगे जितने भी CCTV कैमरे थे सबको खंगालना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों से बातचीत होने लगी। घर पर किसी को आते जाते देखा हो, किसी पर शक हो
प्रकाश बाकले से भी पूछा गया कि आपके बच्चों में कोई झगड़ा विवाद हुआ हो, हाल के दिनों में घर में बहस वगैरह हुई हो। ऐसे ही बातचीत के दौरान मिला कि घर में एक बेटे हैं, दत्तरिया बाकले। इन्होंने बैंक और ज्वेलरी शॉप में कुछ फ्रॉड डील की थी, जिस वजह से पिता प्रकाश बेटे पर काफी गुस्सा भी हुए। परिणाम ये हुआ कि बाप बेटे के रिश्तों में खटास बढ़ने लगी, बेटा अपना अलग रहने लगे। इस चीज से पुलिस को सबसे पहला शक दत्तरिया बाकले पर होता है। इनसे पूछताछ हुई, इनके कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह की जांच की जाती है, इन्वेस्टिगेशन हुई, मगर ये निर्दोष साबित होते हैं। यहीं पुलिस को घर के आसपास लगे 2 कैमरों की फुटेज हाथ लगती है। इन्हें जब टाइमिंग के अनुसार चेक किया गया तो दिखा कि 19 अप्रैल की भोर में 2 से 3 बजे के बीच कुछ 6-7 लोग घर की ओर आए और थोड़ी देर के बाद चले गए। आते वक्त तो ये नॉर्मल थे, लेकिन जाते वक्त इन्हें देखकर ऐसा लगा जैसा कि ये कोई भयानक कांड करके निकले हों और ये जल्दबाजी में निकले। बाकले फैमिली से आगे बातचीत में मिला कि कुछ दिन पहले बड़े बेटे विनायक बाकले से भी पिता का कुछ विवाद हुआ था। ये प्रॉपर्टी को लेकर हुआ। इसके बाद एक घर से अपने परिवार को लेकर चले गए और इसी गदक शहर में ही कहीं और रहने लगे। इसने पिता को गुस्से में कुछ धमकी वगैरह भी दी थी। अब पुलिस इस आदमी को उठाने से पहले इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाती है। पिछले दिनों के सारे कॉल रिकॉर्ड्स देखे गए। आखिरी बार इसने किससे बात की ये भी चेक किया गया। इसके छानबीन में पुलिस को 2 सस्पिशियस नंबर मिलते हैं। सस्पिशियस इसलिए क्योंकि इस नंबर से विनायक ने पहले कभी बात नहीं की थी, लेकिन अचानक घटना के 3-4 दिन पहले से काफी बातचीत हो रही थी। घटना वाली रात भी विनायक की इसी 2 नंबर में से एक पर बात हो रही थी। अब आखिर ये नंबर हैं किसके? पुलिस ने सबसे पहले अपने रिकॉर्ड्स चेक किए। एक नंबर पुलिस के पास मौजूद था। यह था फिरोज काजी नामक एक आदमी का। ये थोड़ा बदमाश टाइप का आदमी था, क्रिमिनल माइंडेड था। अब आखिर इस तरह के आदमी से विनायक की क्यों बात होती है? और 14 अप्रैल के बाद इसकी काफी बातचीत हो रही थी। अब पुलिस ने विनायक बाकले को उठा लिया। इससे सख्ती से बातचीत होती है। विनायक बाकले प्रकाश बाकले की पहली पत्नी से जन्मा था। धीरे धीरे जब ये बड़ा हुआ तो इसे पता चला कि सुनंदा बाकले इसकी सौतेली माँ है और कार्तिक सौतेला भाई है। विनायक को इसी वजह से लगा कि परिवार में इसके साथ अलग बर्ताव किया जा रहा है। पिता भी ज्यादा अटेंशन नहीं देते हैं। इन सारी चीजों से घर में झगड़े होने लगे। सुनंदा और प्रकाश बाकले का कहना था कि हम लोग विनायक को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा था। किसी भी बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया, सबको बराबर प्रेम दिया, हर ख्वाहिशें सबकी पूरी की। लेकिन विनायक मानने को तैयार नहीं था। इसके दिमाग में बैठ चुका था कि इसके लिए सुनंदा सौतेली माँ है और कार्तिक सौतेला भाई, और उन दोनों के लिए ये भी सौतेला है। इसने पिता की प्रॉपर्टी में अपने हिस्से की मांग की। पिता ने इसकी खुशी के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी बराबर बराबर बच्चों में बांट दी। लेकिन विनायक को ये पसंद नहीं आता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का एक हिस्सा कार्तिक के पास भी चला गया, जो ये नहीं चाहता था। इसका मानना था कि कार्तिक को कोई भी हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी सब कुछ नॉर्मल रहता है। पिता से खुद की प्रॉपर्टी मिलने के बाद विनायक उन्हें बेचना शुरू कर देता है। 3 प्रॉपर्टी इसने बेच भी दिया। यह चीज इसने पिता को नहीं बताई थी। जब पिता को यह पता चला तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है कि तुम्हें अपनी विरासत की जमीन नहीं बेचनी चाहिए, तुम अपने दम पर ही कुछ काम करो। इस घटना के बाद झगड़ा और भी बढ़ जाता है। विनायक अपने फैमिली को लेकर घर से निकल गया और कहीं और रहने लगा। अब इसके मन में पिता प्रकाश के लिए नफरत पैदा होने लगी। सौतेली माँ सुनंदा और सौतेले भाई कार्तिक के लिए तो नफरत पहले से ही थी। अब ये इन तीनों को खत्म करना चाहता था। इसके मन में लालच आ गया कि उन तीनों के जाने के बाद कार्तिक की प्रॉपर्टी भी इसकी हो जाएगी, फिर ये जो चाहे वो करेगा। अब ये जाता है इलाके के एक दबंग आदमी के पास, एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी के पास, जो था फिरोज काजी। ये एक कार ब्रोकर था। विनायक ने इसे अपने पिता, सौतेली माँ और सौतेले भाई के कत्ल की सुपारी दी। 65 लाख रुपए में डील फिक्स होती है। विनायक ने यह भी कहा कि घटना को ऐसे अंजाम देना कि लूटपाट का केस लगे। कत्ल करने के बाद तुम लोग घर से सारे कैश, गहने वगैरह सब कुछ लूट लेना। विनायक ने सब कुछ बताया कि पैसे यहाँ पर होते हैं, गहने यहाँ पर रखते हैं। 14 अप्रैल के आसपास विनायक फिरोज के पास गया था। इसने कहा कि घर पर 3 लोग होंगे, फर्स्ट फ्लोर पर वो सोते हैं, रात में जाना और सबको खत्म कर देना, और जो भी पैसे गहने तुम लोग लूटोगे वो सब कुछ तुम्हारे इनाम समझ लो, और 65 लाख रुपए सुपारी के तौर पर मिलेंगे वो अलग। फिरोज रेडी हो गया। जाहिर सी बात है कि फिरोज ये काम अकेले तो कर नहीं सकता, इसलिए इसने अपने एक दोस्त जिशान से बात की। इन दोनों ने एडवांस में विनायक से 10 लाख रुपए मांगे। विनायक ने 2 लाख रुपए इंतजाम करके दे भी दिए। अब दोनों बदमाश महाराष्ट्र के मीरत से अपने साथियों को बुलाते हैं। महेश जगन्नाथ सलुंके, सोहेल अशफाक काजी, साहिल अशफाक काजी, सुल्तान जिलानी शेख और वहीद लियाकत। 5 लोग मीरत से आए और 2 लोग गदग में ही थे। टोटल 7 लोगों को ये कत्ल अंजाम देना था। डेट फिक्स हुई 18 अप्रैल की रात की। इससे पहले 2-3 दिनों तक घर की खूब रेकी की जाती है। कैसे कैसे अंदर जाएंगे, कैसे तीनों को खत्म किया जाएगा, सारा प्लान बनाया गया। काफी दिनों से विनायक बाकले घर से दूर था, इसलिए इसे वहां की सिचुएशन और माहौल पता नहीं था। 17 अप्रैल को कार्तिक की सगाई होती है। घर में खूब सारे मेहमान भी आए हुए थे। सगाई के बाद सभी लोग जाने भी लगे।
इन्हीं मेहमानों में थे हादीमानी परिवार। ये लोग कर्नाटक के कोप्पल से आए हुए थे। 18 अप्रैल की शाम 7 बजे इनकी गदग से कोप्पल की ट्रेन थी। सभी मेहमान जा चुके थे। हादीमानी परिवार ही सबसे आखिरी में निकलता है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से इनकी ट्रेन छूट जाती है। प्रकाश बाकले ने कहा कि कोई बात नहीं, अगले दिन चले जाइएगा, आज घर पर ही रुक जाइए। इसीलिए हादीमानी परिवार बाकले परिवार के घर पर ही आ गए। वैसे ये लोग सुनंदा के रिश्तेदार थे। बाकले फैमिली ने इन्हें फर्स्ट फ्लोर पर सोने को कहा और ये खुद ग्राउंड फ्लोर पर सोते हैं। इसी 18 अप्रैल की रात में सुपारी के कातिल फिरोज ने विनायक को कॉल करके कहा कि आज ही हम लोग हमला करेंगे। रात में 2 बजे के करीब आल्टो गाड़ी से सभी 6-7 बदमाश बाकले फैमिली के घर पर पहुंचे। घर की एक साइड में पतली सी गली थी, वहीं पर कांच की खिड़की थी। ये लोग एसी यूनिट के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। खिड़की खुली हुई थी, वहां से अंदर गए। उसी रूम में ही हादीमानी परिवार सो रहे थे। इन्हें जब आहट लगी तो उनकी नींद खुलती है। ये बदमाशों को देखकर चीखने चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उन बदमाशों ने चाकू और बाकी चीजों से परिवार पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इन्हें लगा कि 3 लोगों को मारना था, हमारा काम पूरा हो गया। अब ये यहाँ से निकलने वाले थे। तभी आवाज सुनकर कार्तिक उठता है और ये फर्स्ट फ्लोर के रूम में गया, देखने की शोर क्यों हो रहा है, हुआ क्या। बदमाशों ने इसे पकड़ लिया और चाकू से इसे भी खत्म कर दिया। फिर इन बदमाशों को ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है। सोचा कि उस रूम में भी कोई होगा। अब ये लोग नीचे आए, उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उस रूम में प्रकाश बाकले और सुनंदा बाकले थे। इन्होंने दरवाजे को लॉक कर दिया था। बदमाशों के यहाँ आते ही और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते ही ये लोग पड़ोसियों को चिल्लाने लगे मदद के लिए। पूरे घर की लाइट वगैरह भी ऑफ थी। बदमाशों ने जानबूझकर ऑन नहीं किया था ताकि पड़ोसियों को कुछ शक ना हो कि घर की लाइट क्यों ऑन है। पति पत्नी के चीखने से बदमाश डर जाते हैं। सोचा कि इनका जैसा कॉन्ट्रैक्ट था 3 लोगों को खत्म करने का, वो तो हो ही गया, बल्कि एक एक्स्ट्रा खत्म कर दिया। अब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। चाकू को गटर में फेंक दिया। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम विनायक ने फिरोज को कोई भी फोटो वगैरह नहीं दी थी कि किसको खत्म करना है। बस कहा था कि घर में 3 लोग होंगे, उन्हीं को खत्म करना है। विनायक जानता था कि घर में और कोई है भी नहीं, कोई काम करने वाले नौकर चाकर भी नहीं है, बस 3 ही लोग हैं, पिता, सौतेली माँ और सौतेला भाई। फोटो की क्या जरूरत। फिरोज ने भी कोई फोटो वगैरह नहीं मांगा था। विनायक को कोई भी आइडिया नहीं था कि घर में और भी रिश्तेदार होंगे और वो फर्स्ट फ्लोर पर सोएंगे, जहां पर इसके माता पिता और भाई सोते हैं। कार्तिक के सगाई के बाद सभी लोग जा चुके थे। हादीमानी परिवार भी 18 अप्रैल की शाम तक निकल चुका था, लेकिन बदकिस्मती से इनकी ट्रेन छूट गई और इन्हें रिश्तेदार के घर पर ही रुकना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट किसी और का दिया गया और कत्ल किसी और का हुआ। जब ये सारी चीजें बाहर आईं तो पिता प्रकाश और सुनंदा को बहुत बड़ा झटका लगता है कि इनके ही बेटे विनायक ने इनके कत्ल की सुपारी दी थी। इन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा। कर्नाटक पुलिस महाराष्ट्र के मीरज, गोवा और गदग के कई हिस्सों से सभी बदमाशों को अरेस्ट करती है। 22 अप्रैल तक पुलिस ने केस का खुलासा कर दिया। वो ऑल्टो गाड़ी जिसे बदमाशों ने यूज किया था, पुलिस उसे भी जब्त कर लेती है। कत्ल में यूज किया गया वो वेपन भी मिल गया। सभी लोग अपना जुर्म स्वीकार भी कर लेते हैं। इस तरह से प्रॉपर्टी की लालच और फिजूल की गलत फहमी में 4 लोगों का कत्ल हो गया। खुशकिस्मती से 2 लोगों की जान बच जाती है। फिलहाल ये केस कोर्ट में चल रहा है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।